नमस्कार। देश दुनिया के लोकहित से जुड़े मुद्दों पर विचार मंथन के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। इस देश ने जिस शख्स को जो काम सौंपा था, उस शख्स ने उस काम की बखिया उधेड़ के रख दी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं, मैं देश की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और राजनीति के गिरते स्तर पर तो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन संसदीय राजनीति के गिरते स्तर पर चर्चा करना अब जरूरी हो गया है। खासकर जिस तरीके से पिछले 2 कार्यकाल में संसदीय कार्यवाही में जिस तरीके से गिरावट आई है, बहस बंद हो चुकी है, चर्चा और संवाद बहुत दूर की बात होता जा रहा है और एक बहुसंख्यकवाद संसद में पसरता फैलता चला जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी संसदीय राजनीति पर। तो संसदीय लोकतंत्र पर चर्चा आज इसलिए जरूरी है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक भी बिल संसदीय समितियों के पास नहीं भेजा गया। आखिर क्या वजह है कि 133 बिल पारित कराने में पिछले सत्र में सरकार सफल रही और ज्यादातर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इन विधेयकों को समिति के पास भेजने में आखिर किस तरह की समस्या है? क्योंकि बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि संसदीय समितियां स्क्रूटनी करें और तमाम संशोधन जो आते हैं, यहां तक कि अब तो स्थिति यह है कि बहस भी स्वीकार नहीं है। अभी मानसून सत्र में राज्यसभा के 3.5 घंटे में 7 बिल पारित कर दिए गए, जिनसे 2 से किसानों की तकदीर का फैसला हो गया। किसानों को गुलाम बनाने वाले विधेयक, जैसा कि किसान मान रहे, पंजाब और हरियाणा के किसान तो मान रहे कि उनको गुलाम बना देने वाला विधेयक है और कहा जा रहा है किसानों की आजादी का ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक। वो 2 विधेयक पारित किए गए। 2 विश्वविद्यालयों से जुड़े बिल पारित हुए, एक बैंक से जुड़ा हुआ, एक कंपनी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ। और इसी बीच तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अगर आप संसदीय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक बहस को भी जगह नहीं देते या संसदीय समितियों की जरूरत को भी आप खत्म कर देते हैं, जो विधेयकों की लागू होने, उनके अमल होने की क्षमता को का मूल्यांकन करती है और आवश्यक सुधार उसमें करती है, तो ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र की फिर जरूरत क्या है? संसदीय प्रक्रिया की जरूरत क्या है? सवाल सबसे बड़ा यही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा, यूपी काल में भी हुआ। यूपी के काल में सन 2009 में आप देख सकते हैं, शीतकालीन सत्र में 4 बिल धनाधन पारित कर दिए गए और उसमें भी एक तेलंगाना के गठन को लेकर के माहौल था और उस माहौल के बीच में बहुत सारे विधेयकों को, इनको 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से 1 मिनट और 2 मिनट में पारित कर दिया। तो ये प्रक्रिया 2008 में भी आप देख सकते हैं, 2007 में भी देख सकते हैं। तो ये, लेकिन ये अलग बात है कि दोनों के कारण और अवरोध के कारण दूसरे रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्षम सबल विपक्ष की भूमिका अदा की, वहीं पर आज विपक्ष की स्थिति हम सबको मालूम है। लेकिन वहीं पर एक सबल सरकारी पक्ष की भूमिका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें मेजॉरिटेरियनिज्म की बू आ रही। सुषमा स्वराज जी ने खुद कहा था कि सरकार चलाना आपका दायित्व है, यूपीए सरकार के लिए, और काम को रोकना, अवरोध करना, पैदा करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ताकि हम अपनी बात को मनवा सकें। और कोयला घोटाले को लेकर के 13 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर 25 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उस कार्रवाई का हिसाब करें तो 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
यहां तक कि खुद विपक्ष के नेता जो चाहते थे कि इसमें बहस हो, चाहे वामपंथी हो चाहे समाजवादी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम में इस कदर अवरोध डाला था कि बहस की भी गुंजाइश नहीं रही कोयला घोटाले को लेकर के। और हाशिर क्या हुआ, उन्हीं की सरकार में अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो घोटाला कागजी था, सिर्फ कागज पर ही साबित किया गया था। जैसा कि विपक्ष का जिम्मेदारी भी है कि अगर उसे कोई संदेह होता है तो वो यूपीए सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हो, उनको अपना संदेह प्रकट करना लाजिमी है। वो तो जांच में स्पष्ट हुआ कि वो स्थितियां वैसी नहीं थी। हाँ, लेकिन इस नुकसान को भुगतेगा कौन? भुगता किसने? आम आदमी ने। कुल मिला के उस पूरी प्रक्रिया में 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है देश की जनता को, एक छोटे से विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जब वही विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसानों के बिल को लेकर, जिसको लेके खुद पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं या किसान उसको लेके भावुक होकर के सड़कों पर उतर आए हैं, या आप एनडीए सरकार के खुद मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे रहे हैं और एसएडी अकाली दल बादल अकाली दल आपके गठबंधन से बाहर आ रहा है। आज आपके गठबंधन में इकलौता शख्स बचा अठावले। तो क्या ये जो संसदीय लोकतंत्र की सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट, उसका चरमोत्कर्ष माना जाता था, आंचलिक प्रतिनिधित्व को, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को, रीजनल एस्पिरेशंस को, वो खत्म हो रही हैं। खासकर अब देखा गया है 2019 में राज्यसभा में अप्रोप्रिएशन बिल हुआ या इंटरिम बजट हुआ, अंतरिम बजट हुआ, या दूसरा वित्त विधेयक हुए, बिना बहस के पारित हो गए। खासकर देखा जा रहा है कि मांग वाले बिल सारे बिना बहस के पास पारित कराए जा रहे हैं। ये क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हमें संसदीय प्रक्रिया और उस पर होने वाले खर्च की जरूरत क्या है? एक सांसद पर हम खर्च करते हैं करीब 2.5 लाख रुपए एक अनुमान के मुताबिक। वैसे तो 1,40,000 उनका मूल भत्ते, वेतन और तमाम चीजों का खर्चा जोड़ा गया था, जो बढ़ा करके 1,70,000 तक हो गया। अभी पिछले दिनों 2017-18 में सांसदों ने अपना तुरंत इसी धक्कापेल में, इसी अफरा तफरी के बीच में अपना विधेयक पारित करा लिया। अरुण जेटली जी ने किया था और इनके वेतन भत्ते बढ़ गए, तो सिर्फ बढ़े ही नहीं थे। मजे की बात है कि मुद्रास्फीति के आधार पर सांसदों के वेतन भत्ते स्वतः ऑटोमेटिकली बढ़ जाया करेंगे, ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव पारित कराया गया था। तो राजनीतिक धंधा हो चुका है। लोकसभा का सांसदों पे ज्यादा खर्च है, राज्यसभा के सांसदों में थोड़ा कम खर्च। कुल मिला के 2.5 लाख से ज्यादा रुपए एक सांसद पे खर्च हो रहे हैं। अभी पिछले 4 वर्ष में 2014 से 18 के बीच करीब 19 अरब रुपए सांसद के वेतन भत्ते पे खर्च किए। किस लिए? क्या आवश्यकता थी? इस देश की जनता जो कोरोना का इलाज नहीं करवा पा रही है और मरने के लिए बेबस है, लाचार है, उस देश में हालांकि मोदी जी को एक चीज का श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने वेतन भत्ते में 30% कटौती का एक प्रस्ताव पारित कराया, जो कहीं ना कहीं उनकी संवेदनशीलता को बताता भी है। लेकिन सवाल यह है कि बहस, चर्चा, संवाद को क्यों इस तरीके से उपेक्षा की जा रही? महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी या बहुमत मिल जाती है तो उसका प्रयास होता है कि उस बहुमत का अपनी निरंकुशता के साथ इस्तेमाल कर सके। वो नहीं चाहता है कि कोई सवाल हो, और खासकर वो बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसकी निरंकुशता का तरीका कुछ और होता है। वो नहीं चाहती कि वहां पे विचारशीलता, डेलिब्रेशन और लेजिस्लेशन दोनों एक साथ हो। पार्लियामेंट का दूसरा नाम लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म है, तो डेलिब्रेटिव प्लेटफॉर्म भी, डेलिब्रेशन का भी प्लेटफॉर्म,
विचारशीलता का प्लेटफॉर्म, लेकिन किसी भी अधिनायकवादी ताकतों को ये कतई मंजूर नहीं। आप ये देख सकते हैं इनके व्यवहार में तमाम तरीके के और मुद्दों पर जिस तरीके से विपक्ष को मौका नहीं देना है, या 8 सांसदों को जिस तरीके से पिछले दिनों निलंबित ही नहीं कर दिया गया, उनको जाकर के जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनके काउंटर उपवास किया गया, जबकि वो उपवास सिर्फ उनकी छीछा लेदर करने, उनको अपमानित करने और उनको जनता की नजरों में दूषित। अरे संसदीय प्रक्रिया को तो आप दलगत राजनीति से ऊपर रखो भाई। वो भी पत्रकार महोदय कर रहे हैं, हरिवंश जी। खैर वो मुद्दा गौण हो चुका, अब उस पर चर्चा करना लाजमी नहीं, लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इतना खर्च संसदीय प्रक्रिया में होता है, और वो जब बिना बहस के, बिना समितियों के सुधार के बिल इस तरीके से आएंगे तो वो अदालतों में खड़े होने लायक नहीं होंगे, अदालतों द्वारा वापस भेजे जाएंगे, फिर वो नए से प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए का खर्च इसी गरीब जनता को उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस तरीके से किसानों के बिलों के लिए हुआ, ये सबसे दुखद पक्ष है। दुखद पक्ष इसमें यह है कि किसानों की आजादी के नाम पर किसानों की गुलामी का ये बिल दरअसल व्यापारियों की आजादी है कि अब वो एपीएमसी मंडी से वो उठाने के लिए बाध्य नहीं है, ना 6% टैक्स चुकाने के लिए बाध्य, मंडी टैक्स। जबकि आढ़तिया जो है, ठीक है वो शोषक था, कल तक साहूकार था, और खुद सुषमा जी ही रोई थी, सारी बातें उठा रही थी कि वही पगड़ी किसान उसी के पास जाता है। जब यही चीज यूपीए ने किया था, हालांकि यूपीए को इस मामले में स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी भी आलोचना की आवश्यकता है कि किस तरीके से कपिल सिब्बल और तमाम लोगों ने इन्हीं आड़तियों की आलोचना की थी, और आज वही लोग आड़तियों के पक्ष में खड़े हैं। तो बस सत्ता के यही होता है, जो सत्ता के उधर होता है वो अपना चरित्र बदल लेता है, जब सत्ता के इधर होता है तो अपना चरित्र उसका दूसरा होता है। तो यही स्थिति, ये विधेयक पास कराए गए गलत तरीकों से, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। हाँ, गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के राज्यसभा में नेता हैं, उन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि विधेयक गलत तरीके से पारित कराए जा रहे हैं। लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा था? ये उन बनियों के लिए हो रहा था जिन बनियों को अब खेती और किसानी का दरवाजा अपने लिए खोलना है। इसमें उन्हीं का लाभ था, बड़े व्यापारियों का लाभ है। कोल्ड स्टोरेज के नाम पर अब वो सीधे खरीदेंगे। और दूसरी बात, सरकार भी किसानों से हाथ धो लेना चाहती। यही किसान नेताओं का, विश्लेषकों का, कृषि विश्लेषकों का, ज्यादातर का यही मानना। कहने को स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही जा रही है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कल तक जो डाटा बेच रहे थे उनको अब आटा बेचना है, उनको अब अमेजन से टक्कर लेना है। इसी के लिए धूमिल ने कविता बहुत अच्छी कही थी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी खाता है, एक आदमी न रोटी बेलता है न खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? इस पर हमारे देश की संसद मौन है। तो संसद भले ही मौन हो, लेकिन अब मौन रहने का वक्त रह नहीं गया। हमें पहचानना होगा कि सरकार की आर्थिक नीतियां, प्रस्तुत किए जा रहे विधेयक और विधेयकों से जुड़ी हुई जिस तरीके की ये प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, जो असंसदीय मानी जा रही हैं, लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त मानी जा रही हैं, वो देश को कहां ले जा रही हैं। तो चौपाल चर्चा में बस आज इतनी ही बात। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। हमें आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, जो है चौपाल_इंडिया। और खबरों तथा उसके विश्लेषण के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट chaupalindia.com पर। नमस्कार।